Hello students, how are you? Hoping that all of you are very fine. देखो एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो लेक्चर था मेरा वो क्वांटम थ्योरी पर और उसके पहले हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बतलाया था। आज जो टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वह बोर्स एटॉमिक मॉडल है और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल और क्वांटम थ्योरी के बीच बहुत बड़ा गैप हो गया। रीजन ये था कि थोड़ा किसी कारण से मैं व्यस्त था, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वह डिफेक्टिव है और वह डिफेक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी proposed by मैक्सवेल। एंड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिफेक्टिव कहने वाले साइंटिस्ट थे निल्स बोर। ठीक है, और निल्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जो बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो फाइनली बात क्या हुआ कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज डिफेक्टिव on the basis of law of electrodynamics or electromagnetic theory proposed by Maxwell, and Niels Bohr gave another atomic model which is based on quantum theory. And the main points of Bohr's atomic model are, देखिए क्या क्या है मेन पॉइंट्स इसके। सबसे पहली बात तो इसका ये है कि न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, कई सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक ना, तो कई सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ऑर्बिट नंबर होता है वो 1 to 7 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन का प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 ही होता है, सोडियम का 3 ऑर्बिट्स होते हैं, पोटेशियम के 4 होते हैं। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स ओनली। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो यही हो, रिवॉल्व इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स ओनली। सबसे पहली बात तो निल्स बोर का ये था। ठीक है, दूसरी बात जो निल्स बोर का था वो ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स है, तो कई ऑर्बिट्स हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो इसकी अपनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इसका अपना मास है, तो मास और वेलोसिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड हेंस ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये कि जो नेक्स्ट पॉइंट निल्स बोर ने दिया वह पॉइंट ये था कि when an electron revolves in a particular orbit it is associated with a fixed value of energy and hence orbits are termed as stationary orbit or energy level। ठीक है, कहने का मतलब ये कि थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट निल्स बोर। ठीक है, अब इसी बात को आप एक दूसरे ढंग से कह सकते हैं, है ना,
कि एक ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? स्टेशनरी। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सेम स्टेशनरी ऑर्बिट देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एज लॉन्ग एज electrons are on the same stationary orbit, then there is no loss or gain of energy। ठीक है, अब देखिए कि एक ऑर्बिट में रहेगा तो उसके एनर्जी में तो लॉस होगा और नहीं गेन होगा। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसके एनर्जी में लॉस या गेन होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड सो। एक बात यह ध्यान देने का है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ते जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर घटते जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिट नंबर यदि बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि आउटर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा होती है और इनर ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगा? कम होगी। नहीं, इसलिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर देन देयर इज ए लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। यदि इनर से आउटर की ओर जाएगा तो एनर्जी गेन होगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, मतलब क्या? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट देन देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट देन देयर इज ए गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ये ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E2 है, थर्ड ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E3 है एंड सो। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया। ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी में लॉस होगा। अब ये जो एनर्जी में लॉस होगा तो कितना होगा? वो होगा डेल्टा E इक्वल्स टू E3 माइनस E2। अब ये आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आया तो ये जो एनर्जी में लॉस होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल जाएगा और वो डेट विल बी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू h न्यू। इसलिए आप कह सकते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू E3 माइनस E2 इक्वल्स टू h न्यू। नहीं, और डेट विल बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं SC बाय लेम्डा। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। इसके बाद वाला जो पॉइंट्स होगा 5। अब निल्स बोर ने कहा कि only those orbits are permitted for which the angular momentum of rotating electron is equal to ns/2π। What does it mean? इसका मतलब ये हुआ, इसने कहा क्या कि जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये ऑर्बिट्स है, तो कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा, केवल वही ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2π होता है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो? जैसे मान लीजिए यहां पे सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मास m है, वेलोसिटी इसकी v है और यहाँ पे रेडियस सर्कुलर पाथ का r है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू
हो जाएगा क्या भाई, NH/2 जैसा इन्होंने कहा, नहीं? मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू NH/2। फिर से एक बार सुनिए, इसने कंडीशन क्या दिया कि only those orbits are permitted for which angular momentum is equal to NH/2 means angular momentum equals to NH/2 and angular momentum equal to क्या होता है, MVR। so MVR equal to NH/2। तो आप क्या कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि R proportional to N। क्यों भाई, since rest terms are constant। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसलिए आप कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ऑर्बिट नंबर भी बढ़ेगा, नहीं? और एक आखिरी पॉइंट जो नील्स बोर बतलाए वो ये था, एंड दैट इज वेरी सिंपल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वह न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ओनली। यह आखिरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ओनली। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है? और नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पे बहुत काम किए, जैसे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस निकाला, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाला, वेलोसिटी निकाला, बहुत सारी बात नील्स बोर ने किया, ठीक है? और इनको लगा कि अब हम जो कह दिए ये इसके आगे एटॉमिक मॉडल में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जैसे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिफेक्टिव बतलाया, बाद के समय में इनका भी मॉडल डिफेक्टिव रहने से नहीं बचे, लेकिन फिर भी बोर्स एटॉमिक मॉडल के कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो बोर्स कैलकुलेशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और इस बोर्स कैलकुलेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बतलाएंगे। एंड बोर्स कैलकुलेशन से जनरली नीट JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। एंड थैंक यू, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।